बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हारून रशीद अर्ज़ कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलेक्शन जनवरी में होगा या फरवरी में, या मुलतवी हो जाएगा, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ पेशरफ्त बाज़ एतबार से हो रही है सियासत में। एक तो ये है कि पीटीआई ने खैर मकदम किया है पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ का कि पीटीआई को इलेक्शन में शरीक होने का मौका दिया जाए, और इससे मेरा गुमान ये है कि कुछ सीटें पंजाब में लेने में वो कामयाब मुमकिन है। पख्तूनख्वा में भी कोई एक आध सीट वो ले जाएं जहाँ कहीं उनके उम्मीदवार को खड़ा ना होने दिया। और आज रियाज साहब की बात अगर मान ली जाए, जो उनका दावा है कि बल्ले का निशान नहीं होगा और पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो पीपल्स पार्टी को कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है। असद कैसर और अली मोहम्मद ख़ान की जो मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान से हुई थी, उसका नतीजा उल्टा बरामद हुआ है। असद कैसर ने साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। हम तो उनसे मिलने के लिए गए, ताज़ियत करने के लिए गए थे, और उन्होंने उसकी फ़िल्म जारी करके उसका क्लिप जारी करके उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश किया, तो हम उनको ठिकाने पे पहुंचा देंगे। ठिकाने पे वो पहुंच ही चुके हैं। यानी इल्ला ये कि इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ही ना दी जाए पीटीआई को। मौलाना फजलुर रहमान की कोई सीट नहीं है। सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली की 1-2 सीटें भी वो निकाल लें तो बहुत बड़ी बात होगी। पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, उसके लिए ज़ाहिर है कोयटा जाना चाहिए और वहाँ अखबार नवीसों से और दूसरे लोगों से मिलना चाहिए, तभी अंदाज़ा हो सकता है। वहाँ बहरहाल पॉसिबिलिटी तो है, इसलिए कि वहाँ किसी और ने भी कौन सा कोई कारनामा अंजाम दिया है। उनके अपने ग्रुप के वोट अगरचे कमज़ोर हो गए हैं मौलाना शिरानी की अलहदगी के बाद। जलसा किया है पहला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, और उनके एक लीडर ने ऐलान किया कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी और उनके लिए आधी कीमत पे होगी। मोटरसाइकिलों वालों के लिए उन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं है कि मोटरसाइकिल वाले जो कितने हैं पाकिस्तान में। दुनिया में तनासब सबसे ज़्यादा है मोटरसाइकिल। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं भी आबादी से इतना तनासब है, इसलिए कि 2 सवारी जो बसें वगैरह है, वैगनें, वो तो बहुत महंगी हो गई। या लाहौर में तो लोग ट्रेन पर कुछ सफ़र कर लेते हैं, लेकिन वो तो इतनी बड़ी तादाद नहीं है, इसलिए कि सब लोगों को उसी रूट पर तो सफ़र करना नहीं होता। और ये कहा कि ट्यूबवेल को मुफ्त दी जाएगी। अव्वल तो ये अमली तौर पर नामुमकिन है। जब आप ट्यूबवेल को बिजली देंगे तो ट्यूबवेल पे तो कहाँ हर कहीं को पुलिसमैन मुकर्रर करेंगे कि ट्यूबवेल की बिजली घरों में नहीं इस्तेमाल होगी। और 300 यूनिट मुफ्त नहीं दे सकते, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। और जलसा बज़ाहिर वो, मुझे एक दोस्त ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के एक रहनुमा ने, जो ज़ाती दोस्त भी हैं, मुझे उसका क्लिप एक भेजा है। मैंने वैसे भी देखा तो वो अपना, यानी स्क्रीन पे भी देखा, वो अपना रीज़नेबल लगता है, लेकिन आपको पता है कि कितनी तेज़ी के साथ उसका असर मादूम हो जाता है जब पीटीआई के लोग उसमें घुस जाते हैं और जो उससे बाहर निकलने वाले सामीन हैं उनके इंटरव्यू करते हैं, तो पता चलता है कि अब वो सच या झूठ तो अल्लाह जाने, कि वो, मेरा तो ख्याल है बज़ाहिर तो वो सच ठीक ही लगता है कि वो हमें तो पैसे दिए गए और 800 रुपये और आटा दिया गया और फलां चीज़ दी गई और चीनी दी गई। और ज़ाहिर है, मैंने पहले भी कहा था कि रुपया पानी की तरह बहाएं तो कुछ काम निकल सकता है, वरना नहीं निकल सकता। चंद उम्मीदवार अपनी ज़ाती हैसियत में कामयाब हो सकते हैं, वो भी बेदरेग सरमाया खर्च करके, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि शेख रशीद ने अपनी सियासत बचा ली है। आज वो बाज़ार में निकले, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। एक तो उन्होंने इंटरव्यू ऐसा दिया जिसमें साफ साफ इशारे दिए कि ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ मजबूरी से कह रहा हूँ, और एक बार नहीं कई बार ये इशारे दिए। और दूसरा ये, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे एतराज़ नहीं किया, और मोहतात पैराए में, यानी इस तरह की बात की कि वो वोटर भी नाराज़ ना हो, जो ज़ाहिर है पीटीआई के वोटर हैं, शेख साहब के वोटर तो कम है। तो दूसरा ये है कि ज़ाती ज़िंदगी पे कोई बात नहीं की और कोई बेजारी का इजहार नहीं किया, मतलब खौफज़दा नहीं हुए, और हवास उनके सलामत रहे। फ़र्रुख हबीब नहीं बने और फैज़ल हसन चौहान नहीं बने।
जिनका मुस्तकबिल तारीक हो गया, तारीक तो सभी का हो गया, ये तो तमाशा कुछ दिन के लिए जारी रहेगा। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी के ख़िलाफ़ खड़े, जो ऐसे शेख मुजीबर रहमान के मुखालफिन का हुआ था बांग्लादेश में, मतलब वो ख़ुद तो अच्छे हुक्मरान साबित नहीं हुए और कत्ल कर दिए गए थे, और उनके कत्ल के बाद उनके मुखालफिन इक़्तिदार में रहे थे, उनके कातलों को पनाह देने वाले, लेकिन उनकी साहबजादी तो बेहतर सियासतदान साबित हुई। जैसे भी उन्होंने किया, खा जुल्मी किए, लेकिन बहरहाल पॉलिटिकल अक्यूमेंट उनमें तो ज़्यादा था। जैसे भुट्टो के बाद उनकी पार्टी बाकी रही, और ये तो भुट्टो से दोगुना वोट है इमरान खान के, इसमें कोई शुबह ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। भुट्टो ने 37% वोट लिए थे, और इमरान खान के जहाँ कम हैं वहाँ 52% है, और बाद जगह पे 70%, 80% है। एक सर्वे हमने खुद कराया था जब मैं चैनल में था, तो रावलपिंडी में तो 80% थे, और ऐसे आदमी से कराया था जो इमरान खान का हामी नहीं था। जमात इस्लामी ने, मैं उस पर अलग से भी इलाक़ करूँगा, फ़लस्तीन पे करूँगा तो उसमें तफसील के साथ ज़िक्र करूँगा, लेकिन जमात इस्लामी एक अखलाक़ी क़ुव्वत से, अखलाक़ी सियासी क़ुव्वत के तौर पर उभरी है, जो वो उन्होंने तो बराए नाम भी बयानात देना पसंद नहीं किया, ऐसे ही जिसको पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने। उन्हें तो लगता है कि कोई गरज इससे नहीं है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, अगर सारे गज़ा के लोग भी ज़िबा कर दिए जाएँ तब भी ये सब फातिहा पढ़ने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये है कि उस पर कोई एहतजाज करने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी के साथ जो कुछ हुआ, आपने अब आपके इल्म में आ गया होगा कि वो जहाँ सामान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुत दूर है अमरीकी सफारत खाने से, 2.5-3 किलोमीटर का कम से कम फासला है, जहाँ वो अपना वो लगा रहे थे लाउड स्पीकर वगैरह, साउंड सिस्टम वगैरह, और स्टेज बना रहे थे, तो उन पे हमला किया गया मियाँ असलम समेत, और साबिक़ MNA हैं, और लोग पकड़ के ले गए। फिर एहतजाज करने के लिए लोग उसके करीब ही आ पा रहा है, वहाँ जमा हुए। ये दोनों जगह 0 पॉइंट के करीब हैं, यहाँ जहाँ से इस्लामाबाद का दरअसल आगाज़ होता है, एक सेक्टर के सिवा बाकी सेक्टर तो वहीं से शुरू होते हैं। तो वो एहतजाज करने वालों पे बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि लाठीचार्ज किया गया, टीयर गैस फेंकी गई। अजीब बात है, आज 3 लाख लोग लंदन में निकले, और इस्तांबुल में अगर निकले तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोपेनहेगन में निकले, और बहुत से शहरों में निकले, न्यूयॉर्क में भी निकले कुछ लोग। अच्छा, दुनिया भर में हर कहीं एहतजाज हो रहा है और लाखों लोग निकल रहे हैं, तो लंदन में 3 लाख आदमी निकलते हैं और उस पर कोई एतराज़ नहीं। यानी बरतानिया पुष्टपना है ना उनका, अमेरिका है, अमेरिका से ज़्यादा बरतानिया है। रूट्स तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के वहाँ ज़्यादा हैं फ़लस्तीन में, और बरतानिया ज़िम्मेदार है इसराइली रियासत को बचाने का, और वो वीटो करने वालों में शामिल है। जो करारदाद पेश की गई उनके हक़ में सलामती कौंसिल में 2 दफ़ा, तो अमेरिका ने वीटो किया, लेकिन बरतानिया उसके साथ खड़ा था। हैरत अंगेज़ बात है, और ले जुलूस तो निकलेगा। वो तो लोग, जमात इस्लामी के लोग डिटर्मिन्ड हैं, जितने भी उनके कारकुन हैं, तादाद चाहे उनकी कम हो, लेकिन वो तो अपना टलने वाले तो नहीं हैं, और औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। फिर अगर ये टीयर गैस फेंकी जाएगी, पाकिस्तान की रही सही साख जो आलम इस्लाम में, वो ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी बिल्कुल। अरब ममालिक में इतने मोहतात हैं लोग कि उर्दन करारदाद पेश करने वालों में शामिल था। एक दुनिया के 193 ममालिक में से 125 मुल्कों ने, ज़ाहिर है पूरा असर और रसूख अमरीका और बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इस्तेमाल किया होगा, फ़्रांस तक ने आपने मुखालफत की है, उसकी फ़लस्तीनियों की हमायत की है, यानी कत्लेआम की मुखालफत की है। ज़्यादा मैं बात करना चाहता हूँ कदर तफसील के साथ, जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज गुफ्तगू की मीडिया के लोगों से। अब पीपल्स पार्टी पछता रही है। ये पछतावा शर्मिंदगी का नहीं है, ये परेशानी का पछतावा है। ये बात उन्होंने ठीक कही कि अगर वो शामिल ना होते, उन्होंने कहा कि शामिल नहीं होना चाहिए था, उससे हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था जब इमरान खान को बरतरफ किया गया। नो कॉन्फिडेंस कि करारदाद मंजूर हुई।
लेकिन हुजूर शहबाज शरीफ का नाम तो जरदारी साहब ने तजवीज़ किया था। आसानी के साथ वो बिलावल भुट्टो का नाम तजवीज़ कर सकते थे और परवेज़ अशरफ का राजा परवेज़ अशरफ का कर सकते थे, और नून लीग को क्या एतराज़ होता। नून लीग का मसला तो ये था कि इमरान खान चले जाएं, समझौता हो चुका था जनरल बाजवा के साथ उनका, और उन्हें ये पता था कि पंजाब में ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि उन्हें कामयाब कराया जाएगा और बाकी भी जहाँ कहीं मुमकिन होगा। तो वो तो मुस्तकिल हुकूमत से उन्हें दिलचस्पी थी। तो जरदारी साहब ने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल सामने की बात है कि जैसे ही इमरान खान ईवान वज़ीर आज़म से निकल के अपने घर पहुँचे, लोग सड़कों पे आ गए। अगरचे उस वक्त वो बहुत मकबूल नहीं थे, 12% महंगाई थी, मगर ये है कि बहरहाल उनके अपने लोग तो उनके साथ कमिटेड थे। उनके अपने लोगों ने तो उन्हें नहीं छोड़ा था। उस वक्त इलेक्शन होते तो पीटीआई हार सकती थी, ख़ास तौर पे अगर अपोजिशन मुत्तहिद होती तो फिर भी वो हार सकती थी। अगरचे इमरान खान निकलते और वो साइफर वाला मामला जो है वो लेके लहराते फिरते तो बहुत मुश्किल हो जाता अगर आज़ादाना इलेक्शन होते, और उस वक्त होते तो आज़ादा नहीं होते। तो इमरान खान भी जीत सकते थे, वो इनके जीतने का बहुत चांस था, एक वाकई मुकाबला होता। लेकिन ये तो डरे और सहमे हुए थे, उन्हें मुकदमात ख़त्म कराने थे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने, खुर्रम दस्तगीर ने, मौलाना फजलुर रहमान ने तो सारी बात ही खोल दी। मौलाना ने तो ये कहा कि भाई जब सब पकड़े जाओगे उस वक्त इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं की कोशिशों से पीडीएम बनी। और जरदारी साहब तो नहीं जाने चाहते थे और जल्दी अलग भी हो गई पीपल्स पार्टी उससे, मगर हुकूमत में तो शामिल रही। और खुर्रम दस्तगीर ने भी ये बात कही और साद रफ़ीक ने भी ये बात कही कि हम सबको पकड़ लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता, हम में से किसी को माफ़ न किया जाता। भाई आपको क्यों पकड़ा जाता? साद रफ़ीक ने रेलवे में तो कोई करप्शन नहीं की है, और खुर्रम दस्तगीर ने अगर कोई की है तो मालूम नहीं है, कोई मेरा ख्याल है कोई सबूत मौजूद नहीं है, उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। पकड़े जाते या फिर यह चोर की दाढ़ी में तिनका कहा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग तो 2019 में हो गई थी बाजवा साहब के साथ। उनके एक बुज़ुर्ग गए लंदन जिनके 87 से ताल्लुकात थे, उसकी तफसील मुझे मालूम है, मैं ज़्यादा बयान नहीं कर सकता इसलिए कि निजी जो गुफ्तगूएँ हैं उन्हें ज़ाहिर है तामुल होता है बयान करने में। तो इसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को माना, जिस तरह कश्मीर का जिक्र तर्क कर दिया, जिस हौलनाक तरीके से महंगाई बढ़ी, जिसे अपने मुकदमात ख़त्म कराए, जाहिर है कि कारोबार हुकूमत से रत्ती बराबर दिलचस्पी नहीं थी, वरना रूस से तेल खरीदते उसे अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। अब जो इजाज़त ली है अमेरिका बहादुर से, तो उस वक्त भी ले सकते थे। ईरान से गैस भी ली जा सकती थी, 8 मुल्कों को ईरान गैस दे रहा है, इंडिया ले रहा था जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो मगर इन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि लोगों पे क्या गुजरती है, ये बात नहीं करते। आज पहली दफ़ा इतने दिनों के बाद बिलावल भुट्टो ने बात की महंगाई की और बेरोज़गारी की, इसलिए कि अंदरूनी सिंध में मुखालफत का सामना है। अलबत्ता ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा, कोई शख्स इससे एग्री नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मज़दूरों की और किसानों की और मेहनत कशों की पार्टी है और उसने उन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिया, राशन पे चीनी मिलती थी। अगर मेरा हाफजा गलत ही नहीं करता तो आटा भी मिलता था उस पर राशन कार्ड पे। क्या इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर लिया 73 या 74 में, रुपए की कदर आधी कर दी, आधी, एक दिन में, एक हुक्म के साथ, और इंडस्ट्री तबाह कर दी। डॉक्टर साहब वज़ीर ख़जाना जो थे, नाम भूल रहा हूँ उनका, डॉक्टर मुबश्शिर हसन साहब ने मुज़ाहमत की, वरना टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी नेशनलाइज हो जाती। ये जो आपको 16-18 बिलियन डॉलर मिलते हैं, ये भी ना मिल रहे होते। भुट्टो ने अच्छे काम भी किए, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, भारत की बालादस्ती कबूल नहीं की, अमेरिका से डिक्टेशन नहीं ली, आइन बनाया और पासपोर्ट आम आदमी के लिए अर्जा कर दिया। उसकी वजह से वो रुझान शुरू हुआ जो बाद में बढ़ता गया। ज़िया-उल-हक के ज़माने में ज़्यादा बढ़ा। एडमी प्रोग्राम की तो वैसे ज़िया-उल-हक ने ही मुकम्मल किया, भुट्टो साहब ने तो मुकम्मल नहीं किया। तो इमारतें बन रही थी, इब्तदाई काम हो रहा था, सही आदमी को सौंपा गया। ये ज़रूर है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, और बेहतर साइंसदान, इसकी सलाहियत बहुत थी भुट्टो में। और कश्मीर के मसले पर स्टैंड उन्होंने लिया रखा, भारत को ठिकाने पर रखा।
लेकिन मईशत को तो बर्बाद करके रख दिया। और सदर बनने के लिए 2/3 अक्सरियत के लिए ऐसी धांधली की जिसकी कोई हद ही नहीं है। खुद बिला मुकाबला मुंतखब, उनके चारों वज़राए बिला मुकाबला मुंतखब, 4 और अरकान 3-4 और MN बिला मुकाबला मुंतखब। बिला मुकाबला कैसे हो गए? उम्मीद और अगवा किए गए, गिरफ्तार किए गए, उन पर दबाव डाला गया, लालच दिया गया। भुट्टो तो वैसे ही मुंतखब हो जाते। ये क्या जहनीत थी? और रह गई अपना बेनज़ीर के दौर में मईशत, तो ये बिजली घरों का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। ये यानी पूरी कैपेसिटी पे जितनी बिजली घर कोई बिजली पैदा कर सकता है वो पूरी ख़रीदी जाएगी और इस कीमत पे ख़रीदी जाएगी जो बाकी दुनिया से ज़्यादा थी। जरदारी साहब ने इस रास्ते पे लगाया भुट्टो ख़ानदान को कि नवाज शरीफ ख़ानदान ने बहुत पैसा बनाया और इसके बगैर रुपए के बगैर उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और में से 10% तो वो जैसे ही आए उन्हें कहा जाने लगा। इमरान खान मुझे बताया करते थे उस ज़माने की रुदात के, वो सब तो सियासत में नहीं थे, वो उनसे मिलने के लिए गए, शौकत खानम के लिए कुछ लोगों से सिफारिश करे, तो वो खुलेआम कह रहे थे कि नो ब्यूरोक्रेट हर्डल्स, जो पैसे लेना चाहता है वो ले ले। कुछ लोग उनके पास बैठे हुए थे और 10% जो है वो अपना दे दे मुझे। और फिर 10% पे एक वाक़या मुझे सदर फारूक लगारी ने बताया कि सेंट्रल एशिया के, मुझे याद नहीं किस मुल्क की बात कर रहे थे, गालिबन बाकू की बात कर रहे थे, कि वहाँ वो गए तो वो बिल्डिंग एक मोहतरमा को पसंद आ गई और उन्होंने कहा जरदारी साहब से कि ये मुझे ख़रीद दें। तो इस पे वो बरहम हुए कि यहाँ ख़रीद के क्या करेंगे। और यानी बहुत ही यानी नौबत यहाँ तक पहुँची कि वो तो रहती थी अमारात में और जरदारी साहब रहते थे अमेरिका में। अमेरिका में किस लिए रहते थे? जिस मकसद के लिए बिलावल भुट्टो वहाँ जाते रहे। और ये वजह है बिलावल भुट्टो का जो उम्मीदवार नहीं बन सके पहले भी और अब भी, कि उन्हें शक व शुबा की नज़र से देखा जाता था, वो वहाँ जाके गायब हो जाते थे। बेनज़ीर के दौर में माशी तरक्की हुई, ज़राअत में 7% सही आदमी का उन्होंने इंतखाब किया डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ की वजह से। डॉक्टर ज़फ़र अल्ताफ़ क़वायद व ज़वाबित की तो कोई ख़ास परवाह नहीं करते थे, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन 100% ईमानदार और नहायत तख्लीकी सलाहियतों के मालिक। यानी वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह में और काम में बाद औक़ात ज़ाब्तों को नज़रअंदाज करते, मैं नहायत सादा तर्ज़ ज़िंदगी, मैं उनसे मिलता रहा। कुछ और अखबारनवीस उन्हें मुझसे ज़्यादा जानते हैं। और ऐसा तख्लीकी जहन उन्होंने पाया था कि आदमी दंग रह जाता था और हम वक्त काम में मसरूफ़ रहते थे। यानी हैरत होती थी कि जब वो शरीफ ख़ानदान तुल गया, उनको उनकी गिरफ़्तारी पे और उन पर मुकदमात कायम किए, उनकी बनाई हुई हल्ला कंपनी जो मार्केट से तकरीबन 60% प्राइस पे यानी 40% कम कीमत पे दूध बेचती थी, जिससे डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा नहीं उठाते थे। ये कंपनी उन्होंने कायम की थी और हज़ारों ख़ानदान उस पर पल रहे थे। और वो जब बंद की और अपनी कंपनी चलाने के लिए हमजा साहब ने, तो डॉक्टर साहब पे बड़ा बुरा वक्त था। हमने उस वक्त भी देखा कि वो काम करते रहते थे। अजीब बात है, ऐसा जहन उन्होंने पाया था और ऐसी इस्तेदा, बहुत बूढ़े हो चुके थे, कुछ अर्से बाद उनका इंतकाल हो गया और पूरा कैरियर उनका इसी तरह से गुजरा। कोई मईशत की तामीर नहीं की, कभी गरीब खुशहाल नहीं हुए बल्कि बदहाल हुए। और ये 35% तो लोग कहते हैं कि बजट शुरू में ही रख लिया जाता है सिंध में और बाद में भी हस्ब तौफीक जो कुछ कर सके ठेकेदार वगैरह, बेशुमार स्कैंडल। अब उनका क्या मैं जिक्र करूँ। लाड़काना की गलियों में गंदा पानी बहता है, दही सिंध को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कराची को तो तबाह कर दिया। अब भी अगर वडेरों की हमायत हासिल ना हो, अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो सिंध के मामले में, दही सिंध के मामले में और कराची में भी एक हद तक, अब भी अगर बिल्कुल खुला मैदान दे दें पीटीआई को, इमरान खान को रिहा कर दें, चंद हफ्तों के लिए रिहा कर दें इंतखाबी मुहिम के दरमियान, पीटीआई हरा सकती है। यह ज़रूर है कि उसे अलायंस बनाना पड़ेगा। सिंध में पंजाब और पख्तूनख्वा तो उनकी जेब में पड़े अगर शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन न भी हो, किसी हद तक आज़ादाना इलेक्शन हो और पीटीआई का वर्कर अगर मायूस न हो जाए, कोशिश तो यह है कि वो मायूस हो जाए और वो दहशत कायम रखी जाए। ये जमात इस्लामी इसके का कोई मसला नहीं है,
जुलूस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक दूसरे भी इलाक में इस पर तफसील से बात करूँगा। ये असल में ये है कि लोगों को डरा दिया जाए, इतना डरा दिया जाए कि वो घरों से बाहर निकलते हुए खौफ महसूस करें। और ज़ाहिर है एक कौम की एक कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है, एक नफ्सियात होती है, लोग खौफजदा तो हो जाते हैं। लेकिन पोलिंग के दिन मेरी समझ से बाहर है। कैसे लोग खौफजदा कितने हों, 2-4% होंगे, लेकिन जब लोग कतार दर कतार निकलेंगे, गिरोह दर गिरोह, फौज दर फौज निकलेंगे, तो फिर कोई क्या करेगा जी। ये एक नाकस मंसूबा है। हम सबको तकलीफ से गुजरना है। ये चंद महीने है, साल है, 1.5 साल है, 2 साल मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये निज़ाम चल तो नहीं सकता। एक दिन इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। पहले तो ये ख्याल था कि 6 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा, पहले तला तो था। अब खान साहब ये कहते हैं कि नहीं, 6 महीने के लिए नहीं, ज़्यादा तवील सज़ा हो सकती है। अदालतों का हाल आप देख ही रहे हैं। ये नहीं, जो फैसले इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो कई हफ्ते पड़ी रहती है, और नवाज शरीफ साहब को 30 मिनट में इंसाफ मिल जाता है। और जजों के मामले में एतजाज हसन साहब जो कुछ कहते हैं कि एक दूसरे ग्रोह बन गए हैं और एक दूसरे से बात करने के रवादार नहीं, और किसी ने कभी उनकी तरदीद नहीं की। और अखबार में जो कुछ कहते हैं, मैं तो दोहराना नहीं चाहता, जजों के मामले में जो कुछ यानी सोशल मीडिया पे आ रहा है, और जो वकला कह रहे, चलिए सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, उसमें बहुत सी बातें गलत होती हैं। जो कुछ वकला कह रहे हैं उसकी कोई तरदीद करने वाला नहीं है। तो ये इम्तहान का वक्त तो है, मगर देखिए कौमें उसी वक्त सुरखरू होती हैं जब वो इब्तला से गुजरती हैं। कोई इब्तला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तला से गुजरे बगैर वो कामयाबी उन्हें हासिल नहीं हुई, जो यानी आज तक जिसके असरात बाकी हैं, जिसकी वजह से यानी अल्लाह तो फरमाता ही है कि वो तुम्हारे लिए, आपके लिए बेहतरीन नमूना अमल हैं, और उनकी उम्र अजीज़ की कसम खाता है, और उन्हें दमकता हुआ सूरज कहता है, और ये इरशाद फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते उन पर दरूद भेजते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, मुअर्रख जो हैं, इंसाफ पसंद, वो भी कहते हैं कि तारीख़ इंसानी में ऐसा वजूद कभी पैदा नहीं, ऐसी हस्ती कभी नमूदार नहीं हुई। उन्हें इब्तला और तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। तो ज़िंदगी कुरान मजीद कहता है आजमाइश में है, इंसान को आजमाने के लिए पैदा किया गया है। यहाँ उसे दायमी तौर पर तो नहीं रहना, दायमी तौर पर तो कहीं और रहना है। तो जो लोग हौसला छोड़ देते हैं, हिम्मत तर्क कर देते हैं, उनका अंजाम तो कभी अच्छा नहीं होता। कोशिश ये है कि उम्मीद का चिराग बुझा दिया जाए। अगर उम्मीद का चिराग जलता रहेगा तो ये आर्जी वक्त है, इसके बाद तामीर नौ शुरू हो जाएगी। ये नहीं होगा कि कोई पॉपुलर लीडर इक़्तिदार में आ जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे, लेकिन इब्तदा हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीन पे अलग से बात करूँगा, और जमात इस्लामी के जुलूस जो रैली है उस बारे में जो कुछ किया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।